तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं अगले एपिसोड के विषय में। अभी पिछले लेक्चर्स में जहाँ तक हम लोगों ने डिस्कशन किया, वहाँ हम लोगों ने पूरे स्वर को और व्यंजन के कुछ हिस्से को देखा। सवाल ये है कि व्यंजन में अभी छूटा क्या है, हम उसकी बात कर ले पहले, फिर हम कुछ विविध पक्षों पर बात करेंगे जो कि एक नवीन संकल्पना आपके समक्ष प्रस्तुत होगी और आप उसे जान करके अच्छा भी महसूस करेंगे कि हाँ, ऐसा होना चाहिए था और या इन सब बातों की कितनी आवश्यकता थी, ये आप समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने प्रयत्न के आधार तक का व्यंजन पढ़ लिया। अब सबसे पहले पढ़ लेते हैं घोष के आधार पर। घोष शब्द की जब बात आती है व्यंजन में, तो घोष के लिए किन किन शब्दों का और प्रयोग किया जाता है। यहां जैसे एक शब्द आपने सुना होगा, उद्घोष। तो यहां घोष का आशय गूंज से है, एक ऐसी ध्वनि जो गूंज पैदा करे। इसे कुछ क्षेत्र में नाद कहते हैं। नाद जैसे मेघनाद, नाद माने गर्जन करना। तो इसके दो सिचुएशंस होते हैं। घोष, नाद, गूंज। होता क्या है कि हमारे गले में स्वर तंत्रियां लगी होती हैं। वो कैसी होती हैं, ठीक से पहले हम आपको समझा दें फिर एक्सप्लेन करें। जैसे आपने देखा होगा गिटार, आप इसी को समझें, इसी से आप बेहतर समझ पाएंगे। तो गिटार तो आपने देखा, गिटार पर आपने देखा होगा कि पतले पतले तार लगे होते हैं। अब होता क्या है कि इस गिटार को प्ले करने के लिए एक ब्लेड होती है, एल्युमिनियम की ब्लेड होती है, और जो भी इसका प्लेयर होता है, जो गिटार को बजाने वाला होता है, वो क्या करता है कि इस ब्लेड को इन तारों से गुजारता है। तारों को टच कराते हुए वो ले आता या ले जाता है। जब ये ब्लेड तारों से टच होती है तब ध्वनि निकलती है। अगर ये तारों से टच्ड नहीं होंगी तो क्या ध्वनि निकलेगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। जब तारों से टच होगी तभी ध्वनि निकलेगी, अदरवाइज नहीं निकलती है। इसका मतलब ये है, ठीक ऐसा ही पैटर्न, जैसे ही टच होगा संगीत उत्पन्न होगा। आप सोचिए कि इसी ब्लेड को अगर बिना तारों को स्पर्श कराए केवल ऊपर से हवा में अगर उसे गुजारा जाए, प्ले किया जाए, तो क्या संगीत उत्पन्न होगी? जाहिर सी बात है, आपका उत्तर होगा बिल्कुल नहीं भाई। गिटार हो और गिटार के ऊपर से वो ब्लेड ले आ जा रहा है तो संभव ही नहीं है। तार को नहीं स्पर्श करेगा तो संगीत उत्पन्न नहीं होगा। ठीक वैसे ही हमारे गले में ऐसे ही स्वर तंत्रियां पाई जाती हैं, इसी गिटार के जैसे पतली पतली, जिसको स्वर तंत्री कहते हैं। तो ये जो स्वर तंत्रियां हैं, ये गिटार का यही तार के जैसे हैं। जैसे गिटार में तार लगे होते हैं, वैसे ही हमारे गले में स्वर तंत्रियां होती हैं। कहते हैं
कि ये जो एल्युमिनियम की ब्लेड है ये दरअसल वायु या श्वास जो है, श्वास, ये इसी एल्युमिनियम ब्लेड का कार्य करती है। जब वायु हमारे स्वर तंत्रियों को स्पर्श करके जब जाती है तो एक वाइब्रेशन पैदा होता है, झनकार पैदा होता है, झनकार या कंपन्नता होती है। पर अगर वायु इन स्वर तंत्रियों को बिना स्पर्श किए हुए अगर निकल जाएं तो किसी भी प्रकार का झनकार नहीं होगा, किसी भी प्रकार की कंपन्नता नहीं होगी। तो घोष और नाद या गूंज का मामला यही है कि कहा जाता है कि जिन व्यंजन वर्णों को बोलने से हमारे स्वर तंत्रियों में झनकार उत्पन्न होता है, कंपन्नता उत्पन्न होती है, उसे हम सघोष कहते हैं। सघोष, स का मतलब साथ, घोष का मतलब नाद या गूंज या कंपन्नता। माने जब कंपन्नता साथ साथ हो तो सघोष है। अघोष, अ मतलब होता है बिना या नहीं, घोष मतलब नाद या गूंज, माने जिसमें नाद ना हो, गूंज ना हो, कंपन्नता ना हो, स्वर तंत्री में वाइब्रेशन ना हो, उसे हम अघोष की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये है उसका बेसिक आधार। तो यहां से आपने ये समझा होगा कि घोष, नाद, गूंज, या फिर हम कह सकते हैं कि स्वर तंत्री में कंपन्नता, स्वर तंत्री में कंपन्नता के आधार पर हम वर्णों का विभाजन करेंगे। वर्णों को बांट करके देखना है। अब जब इतनी बात हो गई तो इसको हम एक फॉर्मेट पर लेकर के आते हैं। हम इसको दो सिचुएशन से पढ़ेंगे। एक तो ट्रिक, आपने बहुत सुना होगा कि ट्रिक के माध्यम से, और एक हम पढ़ेंगे मैप के माध्यम से। ट्रिक से क्या होगा कि वो चीजें आप बेहद सरलता से परीक्षा में याद करके अपना काम पूरा कर लेंगे। मैप से क्या होगा कि ट्रिक याद रहे, इस बात के लिए मैप की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो ट्रिक्स भूल जाएगा, जैसे ही कुछ समय होगा भूल जाएगा। पर मैप के थ्रू मैं आपको ये बता दूंगा, वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि ये मामला ऐसा है और गलत होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। जैसे सबसे पहले हम इस कंसेप्ट को पहले पूरा करें कि मैंने बताया कि प्राण के आधार पर और घोष के आधार पर दो आधारों पर व्यंजन पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं घोष के आधार पर। और घोष के आधार पर यह दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अघोष और दूसरा होता है सघोष। सघोष को केवल घोष कहा जाए तो भी गलत नहीं है, सघोष को केवल घोष कहें तो बात एक ही है। क्यों? क्योंकि सघोष और घोष दोनों का मतलब नाद ही है, गूंज ही है, स्वर तंत्री में कंपन्नता है। अब अगर हम इसकी परिभाषा अगर हम एक सरल शब्दों में बताएं तो देखिएगा दो तीन तरीके की इसकी डेफिनेशंस तैयार होती हैं। एकदम सिंपल सी बात में ध्यान से समझिएगा। अघोष में यह कहा जाता है कि अघोष वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास की जरूरत होती है, और जो सघोष होते हैं उसमें केवल गूंज होता है। और मैं ये आशा करता हूं आपसे कि आपको ये समझ आ रहा होगा कि केवल श्वास का मामला कब है और गूंज का मामला कब है। जब वायु या श्वास की मात्रा हमारे स्वर तंत्रियों को बिना स्पर्श किए हुए गुजर जाएगी तो केवल श्वास श्वास की बात रह जाती है। पर जैसे ही वायु स्वर तंत्रियों को स्पर्श करके निकलेगी, संगीत उत्पन्न होगा, स्वर तंत्रियों में कंपन्नता होगी। कंपन्नता को झनकार भी कहा जाता है। ये तमाम अलग अलग शब्द हैं।
तो एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप कहना चाहें ऐसे कि अघोष में जो स्वर तंत्री होती है, स्वर तंत्री में कंपन्नता नहीं होती, कंपन्नता नहीं, और इसमें स्वर तंत्री में कंपन्नता होती है। इसमें नहीं होती, वहां होती है। तो ये इसकी परिभाषा है। केवल श्वास की जरूरत किसमें है, तो आप बताएं। पहला सवाल यही है कि घोष के आधार पर हम इसको कितने भागों में बांटते हैं, तो दो। पहला अघोष, दूसरा सघोष या केवल घोष। अब केवल श्वास की आवश्यकता किसे पड़ती है, अघोष को। केवल गूंज की आवश्यकता सघोष या घोष को। दूसरी परिभाषा यह है कि स्वर तंत्री में कंपन्नता नहीं होती अघोष व्यंजनों में, स्वर तंत्री में कंपन्नता होती है सघोष या घोष व्यंजनों में। यहां तक तो क्लियर होगा। अब इसके अगले हिस्से पर बात करें। मान लीजिए हम एक इंप्रेशन बनाते हैं। ये आपका थंब है। ऐसे ही मान लीजिएगा, जिस हाथ से लिखते हैं मैंने उसी हाथ को यहां रख दिया है। जिस हाथ से आप राइटिंग करते हैं, माने राइट हैंड। कुछ लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं, वो राइट हैंड से भी काम चला लें, लेफ्ट हैंड से जैसा भी बेहतर लगे। इसमें सिर्फ ये देखना है, सबसे पहले नंबरिंग की बात करें। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5। व्यक्ति के हाथों में कुल 5 उंगलियां होती हैं। वो अलग हैं। कुछ विशिष्ट लोग हैं जिनमें 6 उंगलियां पाई जाती हैं, वो बात एक अलग है। इसमें यह देखना है कि जो पहला और दूसरा, माने थंब और थंब के जस्ट बगल जो होगा, इनके विषय में कहा जाता है कि इन्हें आप मान लीजिएगा कि ये अघोष वर्णों को दर्शाते हैं। और 3 से लेकर के 5 तक को आप मान लीजिएगा कि वो सघोष को या फिर घोष व्यंजन को दर्शाते हैं। अब इसको एकदम अच्छे से ध्यान रख लेना है कि ये जो थंब और थंब से सटा, इसको अघोष मानेंगे। लास्ट के तीनों क्या हो जाएंगे, सघोष या घोष मान लेंगे। अब हम अपने व्यंजनों को इसमें क्या करेंगे, डिप्लॉय करना शुरू करेंगे, लिखना शुरू करेंगे। अब अगर स्थापित करते हैं तो बहुत ध्यान से और बहुत बारीकी से आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। हम जैसे बचपन में आप क, ख, ग, घ, ङ कुल 5 वर्ग थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क से लेकर के म तक के व्यंजनों में आपको कभी तनाव नहीं लेना है कौन से अघोष हैं कौन से सघोष। क्यों? क्योंकि हम यहां लिखते जाएंगे, अघोष और सघोष अपने आप सेपरेट होता जाएगा। वहां परीक्षा हॉल में आप चाहें तो ऐसा कर लेंगे। ये भाई हाथ तो लेकर जाएंगे ही, ऐसा तो नहीं है कि कोई विद्यार्थी हाथ कटा करके जाए परीक्षा हॉल में। हाथ कटा करके जाएगा नहीं, इसको तो लेकर जाएगा। हाँ, वो अलग बात है कि परीक्षा से जब आप लौटे तो नाक कटा कर लौटे, वो आपकी अपनी व्यक्तिगत क्वालिटी है, उसे तो हम बदल नहीं सकते। तो सवाल ये है कि हम कैसे उसको देखते हैं। तो लिखना शुरू किया, मान लीजिए हमने यहां लिखा क, यहां लिखा गया ख, ग, घ, ङ। इसको मैंने लिखा क्रम से। आप ये देख लिए हैं कि जो थंब और थंब के जस्ट बगल पड़ रहा है वो अघोष की श्रेणी में, और तीसरा, चौथा, पांचवा
ये सघोष या घोष की श्रेणी में, माने लास्ट की 3 उंगलियां। अब क से लेकर के म तक के मामले में आपको तनाव नहीं लेना है। देखिए अब यहां से हमने कहा च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब आपने ये देखा होगा कि इस एक में कुल कितने आ गए, 5 आ गए, 2 में कितने आ गए, 5 आ गए, 3 में भी 5, 4 में भी 5 और 5 में भी 5 वर्ण शामिल हैं। तो क ख ग घ, अब जैसे मान लीजिए ध के विषय में पूछ लिया परीक्षा में कि ध अघोष है कि सघोष है, करना कुछ नहीं है। हमने देखा त थ द ध, ये दोनों हिस्सा हमारा क्या है, अघोष है, बाकी क्या है, सघोष है। हम इसी पर प्ले करते जाएंगे उन वर्णों को। जिस वर्ग ध देखेंगे किस वर्ग से बिलोंग करता है, तो त वर्ग से। तो हमने देखा त थ द ध, ध हमारा इन दोनों के अतिरिक्त वाले हिस्से में आ रहा है, जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा। तो इस माध्यम से बेहद सरलता से आप अपना अप्रोच बना सकेंगे। अब आप ये देखिएगा कि ये दो हिस्से ऐसे हैं जो अघोष के हैं, तो हमने इसको यहां से सेपरेट कर दिया, मान लीजिए ये, और इधर वाला हिस्सा सघोष या घोष का है। तो करेंगे कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात आपको अतिरिक्त रूप में देखना है इसमें कि ये जो तीनों श होते हैं, श, फ और स, तालव्य श, मूर्धन्य स और दंत स, ये जो तीनों श हैं, इनके उच्चारण में केवल वायु, केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है। और केवल श्वास का मामला कहां आता है, सदैव अघोष में आता है। तो हम लिख लेते हैं उसको, श, श और स। अब इसके अतिरिक्त भी कुछ बच रहा है, जाहिर सी बात है। क्या बच रहा है वो देख लेते हैं। ये ऊष्म वाले हिस्से में आते हैं भाई, श, श, स और ह ऊष्म का हिस्सा है। तो केवल तीनों स ही ऐसे हैं जो अघोष वाले हिस्से में आते हैं। इसके बाद आता है ह, कहां, सघोष में। य, र, ल और व, ये सभी कहां चले गए, सघोष या घोष वाले हिस्से में। इस तरीके से आप ये जान पाए कि कैसे अघोष और सघोष का बंटवारा किया गया, और आप आसानी से ये बंटवारे को समझ भी पाए होंगे। अब महत्वपूर्ण बात, अब हम ट्रिक्स पर आ जाते हैं। जो ट्रिक्स आपको बताया जाता है कि हम ट्रिक के माध्यम से ये याद किए हैं, बहुत अच्छी बात है। अब समझिएगा ट्रिक बना कैसे। अघोष में ये 5 उंगलियां हैं, तो पहला और दूसरा ये अंगुलियों का क्रम नंबर 1 और 2 वो अघोष की श्रेणी में आता है। तो अघोष वाले में मैंने लिख दिया देखिएगा ध्यान से, अघोष वाले में क्या क्या आ रहा है वो देखना है आपको। पहला, एक तो 1 + 2 + श
श और स। सघोष वाले में या घोष वाले में 3+4+5 प्लस ह प्लस य र ल और व। यहां आ गए। अब एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होगा, उसे ध्यान से समझिएगा। सवाल ये है कि अघोष वर्णों की संख्या कितनी है और सघोष वर्णों की संख्या कितनी है। तो इस एक का मतलब यह है कि हम इन पांचों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पांचों की यदि बात हो रही है तो 5 ये 10 और 3 कितना 13 13। अगले हिस्से में 3 4 5, इस 3 की वैल्यू भी 5 के बराबर होगी, 4 की भी वैल्यू 5 के बराबर, क्योंकि 3 वाले में भी 5 है, 4 में भी 5 है और 5 में भी 5। तो 5 5 10 5 15, ह को लेकर के 16 और 4 अंतस्थ 16 4 20, ये संख्या आपकी हो जाती है 20। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, जाहिर सी बात है वो आना चाहिए, कि जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं। तो स्वर के विषय में मैंने पहले ही ग्राफ में स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था, अगर आपने लेक्चर अच्छे से नोट किया है, कि सभी स्वर जो होते हैं वो सघोष होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, उन्हें अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो सघोष में कौन शामिल है, सभी स्वर। सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब मान लीजिएगा कि पूछा गया अघोष की संख्या कितनी है, तो विकल्प में ऑलवेज 13 होगा, 13 गिवन होगा। सघोष की संख्या कितनी है तो 20 आएगा। हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने पेपर सेट किया हो उसके मन में एक प्लान आया हो कि क्यों न स्वरों को भी इसी की संख्या में इंक्लूड करके हम देख लें। तो विकल्प में अगर 20 ना हो तो इसका मतलब +11, और +11 का मतलब यह है कि 31। तब आपका विकल्प में अगर 31 दिया गया है तो 31 राइट आंसर होगा। अब आपके मन में कुछ होते हैं वैज्ञानिक प्रकृति के बच्चे, वो ध्यान रखें कि मान लीजिए सर 20 एंड 31 दोनों आ जाए, तो ऐसी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह के ख्याल मत पैदा किया करिए, अतिरिक्त ख्याल। मुझे पता है कि ऐसे मन में आ जाते हैं बच्चों के, तो दोनों विकल्प में नहीं होता, या 20 होगा या 30 होगा। तो इस तरीके से आप अघोष सघोष वाली संकल्पना आप देख पाए हैं। तो बहुत कॉमन बात है, क से लेकर के म तक सोचना नहीं है। सोचने वाली बात केवल ये है कि ये जो तीनों श हैं, यही तीनों श ही मात्र अघोष की श्रेणी में आते हैं। तो अघोष के संदर्भ में तीनों श जो होते हैं वो अघोष होते हैं। केवल इतनी सी बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो बंटवारा हम लोगों ने अभी देखा, ये किस आधार पर है, घोष के आधार पर, या नाद के आधार पर, या गूंज के आधार पर, या स्वर तंत्री में कंपन्नता के आधार पर हमने इसका बंटवारा किया। अब हम बात करेंगे प्राण के आधार पर हम व्यंजनों को कैसे बांटते हैं। तो ये स्लाइड मेरे हिसाब से आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, तो अगले हिस्से पर आइए देखते हैं। अब जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे प्राण के आधार पर। प्राण को वायु भी कहा जा सकेगा, या श्वास की मात्रा, श्वास की मात्रा के आधार पर। इसे भी हम उसी दो मॉडल पर देखेंगे। पहला एक ट्रिक, दूसरा
मैप, हम दोनों बातों को केंद्र में रख करके चलेंगे। ट्रिक वाले संकल्पना को थोड़ा सा विस्तार दे लें। पहले हम ये देखते हैं कि प्राण के आधार पर जब इसका बंटवारा किया गया तो दो प्रकार के स्वरों, व्यंजनों की बात कही गई है, जिसमें सबसे पहले आता है अल्प प्राण और दूसरी संकल्पना क्या है? महाप्राण। अल्प प्राण की परिभाषा के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, अल्प मतलब होता है कम, और प्राण का मतलब मैंने आपको बताया कि प्राण का मतलब आप वायु भी कह सकते हैं, श्वास की मात्रा भी कह सकते हैं। अल्प प्राण मतलब कि जिन वर्णों को बोलते समय कम श्वास की आवश्यकता होगी वो अल्प प्राण, और जिनको बोलते समय अधिक श्वास की आवश्यकता होगी उन्हें हम क्या कहेंगे? महाप्राण के अंतर्गत मान करके चलेंगे, ऐसी मान्यता है। क्लियर? तो ये तो हो गया डेफिनेशन। मैप पहले बना लें। मैप का मामला क्या है? वैसे ही जैसे अभी एक बना करके देखा गया। इसमें भी वही सीक्वेंस लगा करके देख लेते हैं। सबसे पहले ये 1 2 3 4 और 5। ध्यान रखिएगा, पहले वाले को अल्प प्राण, दूसरे वाले को महाप्राण, तीसरे को अल्प प्राण, चौथे को महाप्राण, पांचवें को अल्प प्राण के नाम से जानेंगे। पहला नंबर अल्प प्राण। एक कंसेप्ट और ध्यान रखिएगा कि अल्प प्राण से शुरू है, अल्प पर समाप्त है। अब ध्यान से समझें। ठीक वही बात जैसा इसके पहले आपने किया, क से लेकर के म तक हम लिखते जाएंगे, वो अपने आप अलग करता चला जाएगा। जैसे हमने लिखा क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब हिस्सा बचा है दो, एक ये सेपरेट कर लिया और एक ये सेपरेट कर लिया। अगर अब हम इनकी बात करें तो बहुत विशेष रूप से आपको कंसंट्रेट होने की आवश्यकता है, ध्यान से समझिएगा। यहां तक तो क्लियर ही है। ये थंब वाला पूरा हिस्सा अल्प प्राण का है, दूसरा नंबर महाप्राण का है, तीसरा नंबर फिर अल्प प्राण का है, चौथा नंबर महाप्राण का है, पांचवा नंबर अल्प प्राण का है। तो हम एक अल्प एक महा में अपनी ऊष्म और अंतस्थ की बात कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि अल्प प्राण वाले हिस्से में, अल्प प्राण वाले हिस्से में अंतस्थ शामिल है। कौन कौन से? य, र, ल और व, और ऊष्म जो है वो महाप्राण में आ जाते हैं। ऊष्म कहां आ गए? महाप्राण में। महत्वपूर्ण बात यह है, उसे आपको ध्यान से देखना है। ये जो हैं इसको बोला जाता है कि ये अंतस्थ व्यंजन है। इससे भी मैं आपको एक बात ध्यान दिलाना चाहूंगा। अब पहले, सबसे पहले हम इसके पूर्ववर्ती विचारधारा पर बात करें। मैंने कहा था कि अघोष और सघोष वाली बात जहां आएगी
उस अघोष सघोष की संकल्पना में ये ध्यान रखना है कि तीनों स वो अघोष होते हैं। बस केवल एक बात ध्यान रखना है, तीनों स के अतिरिक्त क्या बचा है, एक तो ह बचा, सघोष है। सभी अंतस्थ क्या हैं, तो सभी अंतस्थ भी सघोष के अंतर्गत आ गए। केवल तीन ऐसे थे, तीनों श जो कि अघोष थे। ये बात आप समझ पा रहे हैं। यहां आपको ध्यान रखना है कि अ से होता है अल्प प्राण। देखिएगा, अल्प प्राण का पहला वर्ण अ है, और अच्छी बात यह है कि अंतस्थ का भी पहला वर्ण क्या है, अ है। तो ध्यान रखिएगा कि सभी अंतस्थ अल्प प्राण होते हैं। केवल एक बात आपको क से लेकर के म तक का कोई डाउट नहीं होगा, वो आप अपनी उंगलियों पर काउंट कर लेंगे। ध्यान रखने की बात है कि सभी अंतस्थ अल्प प्राण, अंतस्थ अल्प प्राण, सभी अंतस्थ अल्प प्राण होते हैं। कुछ जहां भूलने वाली बात होती, मुझे पता है कि विद्यार्थी कहां कहां भूल सकता है, किन किन हिस्सों में उसे डाउट होते हैं, इसलिए इसको एम्फेसाइज कर रहा हूं। सभी अंतस्थ अल्प प्राण, ध्यान रखिएगा। अब हमको अगला हिस्सा क्या देखना है। अब इसी को फॉर्मेट पर, या वही जो कहा ना कि ट्रिक के माध्यम से जब हम बात करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा क्या है इसमें नयापन। एकदम सिंपल सी बात है। अल्प प्राण में पहला आया प्लस, तीसरा आया प्लस, पांचवा आया, फिर य, र, ल और व आया। महाप्राण वाले हिस्से में 2 और 4 प्लस श, फ, स और ह आया। अब सवाल ये है, मैंने आपको बताया था कि इसकी संख्या से जो सवाल बनते हैं वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, तो हम उनकी संख्या की भी बात कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा। यदि आपसे ये पूछा गया कि अल्प प्राण की संख्या, तो इस एक की वैल्यू 5 के बराबर, एक की जो वैल्यू होगी वो कितने के बराबर है, 5 के बराबर। तो 5, 5 10, 5 15 और 4 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 19। 5 5 10 और 4 कितना हो गया, 14। जहां तक संख्या वाला मामला आएगा आप इसको आसानी से काउंट करके बता लेंगे। अब एक संकल्पना ध्यान रखिएगा, मैंने वहां बताया था कि सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं और सभी स्वर सघोष होते हैं। वहां एक बार में मैंने बता दिया था, फिर भी हम यहां चर्चा कर लेना इसलिए बेहतर समझते हैं कि आपको यह अच्छे से याद रहे। तो अल्प प्राण वाले हिस्से में ही हमने क्या लिख दिया, सभी स्वर। ध्यान रखिएगा, सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो इस तरीके से अल्प प्राण और महाप्राण वाला हिस्सा मैंने आपको समझा दिया, और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि ये आप गलत नहीं करेंगे, बेहद सरलता से आप इसका उत्तर दे पाएंगे, कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। अब जो अगला हिस्सा है जिसे हम आप तैयार करने वाले हैं, वो ये करेंगे कि कैसे, महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे। अच्छे से पहले इसको आप नोट कर लीजिए, तो फिर हम आपको आगे बताएं। अब जो हम लोग अगले हिस्से पर चर्चा करेंगे, इसको पॉज करके आप लिख लिया करिए। जब हम कुछ देर के लिए हट जाते हैं, इसका मतलब कि आपको वीडियो को पॉज करना है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं।
अब हम उच्चारण स्थान के आधार पर पूरे वर्णों का वर्गीकरण करेंगे। पूरे का मतलब स्वर और व्यंजन सबका एक साथ कर लेते हैं, फिर हम अगले हिस्से पर बात करेंगे। तो ये वाला स्लाइड भी आपको समझ आ गया होगा, आइए देखते हैं। ये एक ऐसा चार्ट होगा जिसको बेहद आसानी से आप समझ सकेंगे, बिना किसी डाउट के आप इसे याद कर सकेंगे। कितने बॉक्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बॉक्स की ज़रूरत हमें और पड़ेगी। मान लीजिए ये आपका एक फॉर्मेट तैयार हो गया। अब इसमें ये देखना है हम लोग जो बंटवारा करने जा रहे हैं वो किस आधार पर करने जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा उच्चारण के आधार पर। और उच्चारण के आधार पर अब हम केवल स्वर या व्यंजन का नहीं, पूरे वर्णों का करने जा रहे हैं, संपूर्ण वर्णों का बंटवारा करने जा रहे हैं। ये बात विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। अब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहां पर होगा कि हम किसका बंटवारा कर रहे हैं, तो ये क्रम है, एक सीक्वेंस बना करके हम मान लिए हैं। देखिए कुछ तो ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। कुछ ऐसे होंगे जिनका उच्चारण स्थान तालु होगा। कुछ ऐसे होंगे जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। कुछ ऐसे होंगे जिनका उच्चारण स्थान दंत होगा। कुछ ऐसे होंगे जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। कुछ ऐसे हैं जिनका उच्चारण दंतोष्ठ है। और कुछ ऐसे होंगे जिनका उच्चारण स्थान कंठ तालु है। और कुछ ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। और कुछ ऐसे होंगे जिनका उच्चारण स्थान नासिका है। ऐसा सवाल क्यों? सवाल ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी परीक्षा में ये पूछा जा सकता है, तो मैं चाहता हूं कि उसका उत्तर आपको पता होना चाहिए। क्या पूछा जाएगा कि ये जो वर्ण हैं, संपूर्ण वर्णों की बात की जा रही है, वर्णों का कुल उच्चारण स्थान कितना है? यदि ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे वर्णों का कुल उच्चारण स्थान 9 है। ये परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है, तो जाहिर है इस प्रश्न का उत्तर आप गलत नहीं करेंगे। अब हम सबसे पहले जो बांट करके देखेंगे, सबसे पहले हम स्वर बांट करके देखेंगे, फिर किसको बांटेंगे? स्पर्श व्यंजन को। फिर हम किसको देखेंगे? अंतस्थ व्यंजन को बांट करके देखेंगे।
फिर हम किसको देखेंगे, ऊष्म व्यंजन को बांटकर देखेंगे, फिर अंत में हम देखेंगे अयोगवाह को। और अलग अलग बांटने से इतना मैजिक लगेगा आपको कि एकदम इजी। जैसे सवाल ये है कि स्वर, तो कौन कौन से स्वर थे जो कंठ से बोले जाते थे, आपको याद होगा मैंने दो के विषय में बात किया था। अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ बताया था, छोटी ई बड़ी ई का उच्चारण स्थान तालु, री में वाइब्रेशन है इसीलिए मूर्धा। मैंने बताया था कि हिंदी का कोई भी स्वर ऐसा नहीं है जो दंत से बोला जाता हो। छोटा ऊ और बड़ा ऊ के विषय में बताया था ओष्ठ, दंतोष्ठ से कोई नहीं था। ए और ऐ कंठ तालव्य, ओ और औ कंठोष्ठ और नासिका से कोई नहीं। काउंट करिएगा तो स्वरों की एग्जैक्ट संख्या कितना, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 स्वर है। 11 का जिक्र आपने कर लिया। चूंकि हम लोगों ने इसे पहले से पढ़ रखा है इसलिए ये बेहद सरल हो जाता है। अब स्पर्श व्यंजन की बात करें। स्पर्श व्यंजन में मैंने आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजनों को कुल कितने वर्गों में बांटा गया है, तो कुछ वर्ग तय किए गए हैं कि इसको कुल कितने वर्गों में बांटा गया, तो आप बता सकेंगे कि 5 वर्ग। 5 वर्ग में आपको पता होगा कि संपूर्ण क वर्ग कंठ से बोला जाता था, पूरा च वर्ग तालु से बोला जाता था। ट को बोलने में मैंने मूर्धा के 2 लक्षण बताए थे, या तो आप बोलेंगे तो जीभ में वाइब्रेशन पैदा होगा, री बोल करके देखिए एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन आता है, तो री क्या है, मूर्धा है। पूरा ट वर्ग मूर्धा के अंतर्गत शामिल है, कारण क्योंकि ट ठ ड ढ जीभ पीछे की तरफ फोल्ड हो जाती है, तो जिन वर्णों को बोलते समय जीभ पीछे की तरफ फोल्ड हो जाए वो भी मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। अब पूरा त वर्ग अगर ध्यान होगा तो मैंने बताया था दंत से, और पूरा प वर्ग जो है वो कहां से है, ओष्ठ से। और वर्ग के नाम पर केवल 5 ही वर्ग थे, तो जाहिर सी बात है इसके बाद वाले हिस्से को हम क्रॉस कर देते हैं। अंतस्थ में कुल कितने वर्ण हैं, 4। 4 कौन कौन से हैं आपको याद होगा। इससे भी मजे की बात बता दूं, सबसे पहले हम ऊष्म लिख लें, याद है इसको हम तालव्य श कहते ही हैं, तो इसका उच्चारण स्थान तालु होगा। इसका नाम ही है तालव्य श, इसका नाम ही है मूर्धन्य स, और इसका नाम ही है क्या, दंत स। अगर ये याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने कहा था कि ह का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अब यहां से एक महत्वपूर्ण बात क्या है, अगर आपको याद होगा तो इसी क्रम में मैंने बताया था कि आपको करना कुछ नहीं है, आपको केवल एक सीक्वेंस ध्यान रखना है। श के ठीक आगे य था तो य भी कहाँ था, तालु। इसके बाद र था तो र कहाँ से, मूर्धा। और इसके बाद ल था तो ल कहाँ से, दंत से। फिर याद होगा कि मैंने बताया था कि जब आप व बोलते हैं, व में खास किस्म का उच्चारण होता है। वो खास किस्म क्या है कि ऊपर के दांत नीचे के होठ को स्पर्श करते हैं, व शुद्ध उच्चारण करेंगे व। तो इसका मतलब दांत और होठ दोनों की भूमिका है, इसलिए व कहां आ जाएगा, यहां। तो अंतस्थ की संख्या कितनी है, 4। ऊष्म की संख्या कितनी है, 4। चारों का जिक्र कर लिया है, तो इसका मतलब कि बाकी हिस्से हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देते हैं। ऊष्म की संख्या 4 है, और अगर चारों पहले से व्यवस्थित हो चुके हैं तो इसका मतलब बाद वाले संख्याएं क्या होंगी, क्रॉस होंगी। अब बात आती है अयोगवाह, और अयोगवाह में केवल 2 ही कैंडिडेट हैं। एक तो है क्या, अह, और एक क्या है, अंग। इस तरीके से स्वर व्यंजन पूरा उच्चारण के स्थान पर यह बंटवारा मैंने आपके सामने कर दिया, और ये सारे हिस्से क्या हो जाएंगे, ब्लैंक। क्योंकि 2 ही अयोगवाह है हिंदी में ना, संस्कृत में 4 हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दें, संस्कृत में जब आप पढ़ते हैं तो एक तो अ का उच्चारण होता है। संस्कृत में क वर्ग को क वर्ग न बोल करके कु बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, कु।
तो कहा जाता है अकूह विसर्जनिया नाम कंठः। संस्कृत वाले शिक्षक आपको जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि अकुह विसर्जनिया नाम कंठ। ई का मतलब छोटी ई बड़ी ई दोनों शामिल है। का मतलब और आ दोनों शामिल है। अकुह यही तो है ना। अकुह विसर्जनिया, अकुह विसर्जनिया नाम कंठ। ई च को चू बोल दिया जाएगा। ई चू यशा नाम तालु, इसके बाद कोई नहीं है तो यशा नाम, यशा नाम, यश श माने इन सब का जो नाम ले रहे हैं इसलिए नाम। ईचू यशा नाम तालु, री टू रसाणाम मूर्धा लरी। संस्कृत में एक लरी आता है, तो जब संस्कृत वाले शिक्षक बताएंगे तो आपको बताएंगे लरी तू ल सा नाम दंता और ऊपू उपधमनिया। उपधमनिया के दो चिन्ह हैं, वो यहां आएंगे, वो संस्कृत में है, हिंदी में नहीं है। ओष्ठव, ऊ पू उपधमनिया नाम ओष्ठव, इस तरीके से आपको बताया जाएगा। पर आपको क्या करना है, आपको तो मूल बात संस्कृत से लेना देना नहीं, हिंदी से है, तो हम हिंदी के संदर्भ में देखें कि उच्चारण स्थान, वर्णों का कुल उच्चारण स्थान कितना है, सवाल होगा तो आपका उत्तर 9। वर्णों का कुल उच्चारण स्थान कितना है, तो 9 है, और बहुत ही सरलता से धूमधाम से आप इसका उत्तर दे सकें। अब इसके बाद एक संकल्पना है जिसे हमें आपको सीखना है, और उसका नाम क्या है मैं आपको बता दूं, विविध। इसको आप पॉज करके अगर आप चाहें तो इसको नोट कर लेंगे आसानी से। वर्णमाला के ही हिस्से में एक हिस्सा आता है विविध के नाम से। ये आपको स्पेशली बताना चाह रहे हैं क्योंकि जितना हम आपको सिखा पाएं मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। विविध वाले हिस्से में हम आपको बताएंगे सबसे पहले कि विशिष्ट वर्ण क्या होते हैं। विविध वाले ही हिस्से में हम देखेंगे कि अमानक वर्ण क्या हैं। विविध वाले ही हिस्से में हम आपको बताएंगे कि शब्दों का शब्दकोश में, शब्दों का शब्दकोश माने डिक्शनरी जिसे कहते हैं, शब्दकोश में व्यवस्था क्रम, व्यवस्था क्रम। और अगला हम जानेंगे कि स्वराघात क्या है। आगामी परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है, स्वराघात या फिर बलाघात, दोनों एक ही नाम से जाने जाएंगे। फिर उसके बाद एक हिस्सा आपसे पूछा जाता है संगम, इसको जंक्टर कहा जाता है अंग्रेजी में, ये संगम। और एक है अनुतान, अनुतान को कभी कभी केवल तान या फिर इसे सुलहर के नाम से जाना जाता है। ये सेगमेंट पढ़ते ही आपकी वर्णमाला की एक शानदार पैकेज तैयार हो जाएगी, और वर्णमाला में ऐसा कोई तथ्य नहीं बचा होगा कि जिसे आप न जानते हो। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको एक अच्छा खासा लाभ मिलेगा। किसी भी विषय वस्तु को विधिवत तैयार करना है तो उसके प्रति ईमानदारी, पेशेंस और कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ईमानदारी कभी घूमते टहलते आप जैसे ही कंसंट्रेशन बनाएंगे वो ईमानदारी अपने आप इंक्लूड हो जाएगी, जाहिर सी बात है, उसमें कहने की बात नहीं है। तो यदि किसी चीज़ को आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो पूरे दिल से, पूरे मनोयोग से उस काम को करने में लग जाइए। किसी भी दुनिया के किसी भी चीज़ को जानना है,
पूरी शिद्दत से, पूरी आत्मा से, पूरी लगन से आप उसके पीछे पड़ जाइए। ऐसी कोई बात नहीं होगी या ऐसा कोई विषय वस्तु नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसका अगला एपिसोड देखेंगे हम लोग नेक्स्ट डे, और तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू।